हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 8वां है। यहां पर हम लोग भारत की जलवायु, वनस्पति और यहाँ के वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम भारत की जो जलवायु है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मौसम के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, कई बार हम कहते हैं कि अभी मौसम सुहावना हो गया है या फिर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अचानक से बारिश होने लगती है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं। तो मौसम क्या है? मौसम वायुमंडल में जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो हर 2-3 घंटे में परिवर्तन होता है, तो वो सब जो क्रियाकलाप हैं वो सब मौसम के अंतर्गत आते हैं। और मौसम में तापमान, वर्षा और सूर्य का विकिरण ये सब शामिल होते हैं। जैसे कभी कभी मौसम गर्म होता है, कभी ये ठंडा हो जाता है, कभी आसमान में अचानक से बादल छा जाते हैं और कभी कभी वर्षा भी हो जाती है। तो ये सभी जो क्रियाकलाप में मौसम में परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। सामान्यतः भारत में निम्न प्रमुख मौसम होते हैं। कौन कौन से हमारे यहाँ प्रमुख मौसम में बताए गए हैं? दिसंबर से लेकर फरवरी तक हमारे यहाँ ठंडा मौसम होता है, ये सर्दी का महीना होता है, उसमें ठंडा मौसम होता है। मार्च से लेकर मई तक गर्म मौसम होता है, यानी गर्मी का मौसम होता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, यानी वर्षा वाला सीजन होता है। और अक्टूबर नवंबर में हमारे यहाँ मानसून के लौटने का मौसम होता है, शरद ऋतु होती है। देखिए, भारत में जो मौसम है उसी के आधार पर यहाँ पर 4 ऋतुएं भी होती हैं। तो कौन कौन सी ऋतुएं हैं? सबसे पहले यहाँ पर है शीत ऋतु। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शीत ऋतु के मौसम में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही होती हैं और उत्तरी गोलार्ध हल्का सा तिरछा होता है। तो तिरछा होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ रही होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। इसके बाद है ग्रीष्म ऋतु। देखिए, गर्मी के मौसम में सूर्य की जो किरणें हैं अधिकतर सीधी पड़ती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा है उसके आसपास पड़ती हैं। तो उस वजह से यहाँ पर अच्छी खासी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है, तापमान बहुत ज़्यादा इस समय रहता है। तो दिन के समय में हमारे उत्तर भारत में गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लोग लू के नाम से जानते हैं। इन दिन के समय में गर्म और शुष्क पवन जो बहती है उसे लू कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये मानसून के आने और आगे बढ़ने का समय है। इस समय में पवनें जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारतीय उपमहाद्वीप के स्थल की ओर चलती हैं। जब ये पवनें जो है महासागर से स्थल की ओर आती हैं तो महासागर के ऊपर से नमी को ग्रहण कर लेती हैं और आगे चलकर ये पवन जब किसी पर्वत वगैरह से टकराती हैं तो जम के वर्षा करती हैं। अगला है यहाँ पर मानसून के लौटने का समय या फिर शरद ऋतु। इस समय तक क्या होता है? इस समय मानसून की जो स्थिति होती है कमजोर पड़ जाती है, फलस्वरूप जो मानसून है ये लौटने लगता है। देखिए, जब ये मानसून स्थल खंड से लौट रहा होता है और ये जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचता है तो अपने साथ नमी को ग्रहण कर लेता है। तो इसी वजह से लौटते हुए मानसून से जो है भारत का जो दक्षिणी भाग है, विशेष करके तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, उस समय में यहाँ पर वर्षा होती है। इस वाले रीजन में यहाँ पर वर्षा होती है। देखिए, यहाँ पर जलवायु के बारे में बात की गई है। कई बार मौसम और जलवायु में अंतर पूछा जाता है। मौसम क्षणिक अवस्था है, यानी मौसम कभी बदल सकता है। कभी धूप पड़ रही है, अचानक से बादल हो गए, बारिश होने लगी, तो मौसम जो है कभी भी बदल सकता है, क्षणिक अवस्था है। जलवायु ऐसा नहीं है। जलवायु जो है अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में 10-20 साल का जो वहाँ का मौसम रहा है उसका एक औसत मापा गया और उस औसत के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ की जलवायु जो है शुष्क जलवायु है। तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा होती है उसको जलवायु कहते हैं। भारत की अगर जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु जो है मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु भारत की जलवायु कहा जाता है। और देखिए, भारत की जो कृषि है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध है, यानी हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है, यानी हमारे भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध है। और उष्णकटिबंध में होने की वजह से अधिकतर वर्षा जो है हमारे यहाँ मानसूनी पवनों से होती है। देखिए, यहाँ पर जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया गया है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो स्थान कहाँ पर स्थित है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि जो हमारा पश्चिमी घाट पड़ता है, तो पश्चिमी घाट पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पश्चिम वाले रीजन में, इस वाले रीजन में जम के वर्षा होती है, जबकि इसके अपोजिट साइड में यानी ये पूर्वी वाला जो भाग एकदम ये पूरा सूखा रह जाता है मानसून आने के बावजूद भी, क्योंकि ये जो पूरी साइड है पूरी वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है।
तो डिपेंड करता है कि स्थान की स्थिति कहाँ है। इसके अलावा ऊंचाई भी एक कारक है। समुद्र से दूरी, यानी कोई स्थान समुद्र के नज़दीक है तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, वो ज़्यादा वर्षा प्राप्त करेगा, और समुद्र से दूर वाले जो स्थान होंगे वहाँ पर कम वर्षा पहुँच पाएगी। यानी आप लोग देखते होंगे जो आपका मानसून है ये आपके पंजाब रीजन तक पहुँचते पहुँचते या फिर जो ऊपर जम्मू कश्मीर रीजन है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें नमी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ऊपर की तरफ जैसे जैसे उत्तर भारत में बढ़ते जाती हैं तो वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। तो समुद्र से दूरी भी निर्भर करती है। इसके अलावा उच्चावच कैसा है, यानी कोई स्थान पर्वत है, पठार है या फिर मैदान है तो वहाँ का उच्चावच कैसा है ये भी डिपेंड करता है। तो इसी वजह से हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे यहाँ बताया गया है कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। वहीं जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, तटीय जो राज्य हैं जैसे मुंबई और कोलकाता जो स्थान है, यहाँ की जलवायु मध्यम है, यानी यहाँ की जलवायु सम जलवायु है। ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। अगर हम सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है भारत के मेघालय राज्य में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि भारत में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, जबकि किसी किसी वर्ष में राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जलवायु के अकॉर्डिंग और वर्षण के अकॉर्डिंग जो वनस्पतियां होती हैं ये भी प्रभावित होती हैं। यानी किसी स्थान की जलवायु वहाँ पर होने वाली जो वर्षा है वहाँ की वनस्पतियों को प्रभावित करती है। चूंकि भारत का जो आधा हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में पड़ता है और ऊपर का हिस्सा जो उपोष्णकटिबंध में पड़ता है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति भी अच्छी खासी उगती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्राकृतिक वनस्पति में कुछ पौधे छोटे होते हैं, उन्हें झाड़ी कहा जाता है। जैसे कैक्टस है, फूलों वाले पौधे हैं, इन्हें झाड़ी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे पेड़ भी होते हैं, उनमें से कुछ में तो बहुत ज़्यादा शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम है, आम है। इसके बावजूद कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसे नारियल का पेड़ है, इसमें पत्ती की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ पे बताया गया है कि घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ये प्राकृतिक वनस्पतियां को उपजाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप उपज आती हैं, ये अपने आप उगाती हैं। तो इसी वजह से इनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और जलवायु की विभिन्नता की वजह से ही हमारे भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां हैं इनको 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहां पाए जाते हैं जहां पे वर्षा सर्वाधिक होती है, यानी बहुत ज्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले जो वन हैं ये इतने ज्यादा घने होते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वो इनके धरातल तक नहीं पहुंच पाती है, यानी इन वनों में दिन में भी अंधकार सा छाया रहता है। इन वनों में वृक्षों की हमें अनेक प्रजातियां देखने को मिलती हैं। ये वन जो है पूरे साल हरे भरे दिखाई देते हैं, इसी वजह से इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। ये वन जो है भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में और पश्चिमी घाट की जो सक्रिय पट्टी है जहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है तो वहां पर ये पाए जाते हैं। और इन वनों में उगने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? महोगनी, एबोनी और रोजवुड इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। अब देखिए इसके बाद है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तो पतझड़ वन जो है भारत के एक बड़े हिस्से पर पाए जाते हैं, यानी हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर हमें पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन जो है ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसी वजह से इनको उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है। इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। ये वन जो है एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भागों में वन पाए जाते हैं। अब अगले प्रकार के जो वनों के प्रकार हैं उनमें कटीली झाड़ियाँ आ जाती हैं। देखिए कटीली झाड़ियाँ उन क्षेत्रों में उगती हैं जहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। जैसे भारत का जो पश्चिमी रीजन है, खास करके थार रेगिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। शुष्क भागों के जो वृक्ष होते हैं ये अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने पत्तियों को कांटों में तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि अगर इन पत्तियां जो है हरी भरी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होंगी तो बाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होगा, और बाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, पौधा मर जाएगा। तो पानी की क्षति को कम करने के लिए जो इनकी पत्तियां होती हैं ये बड़े बड़े कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि ये पेड़ अपने आप को सर्वाइव रख पाते हैं। तो कटीली झाड़ियों में कौन कौन से पौधे आ जाते हैं? कैक्टस है, खैर, बबूल, कीकर, ये सब कटीली झाड़ियों वाले पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ पौधे जो खास करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है यानी जो वृष्टि छाया प्रदेश है उसमें, और गुजरात के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। अब आगे है यहाँ पर पर्वतीय वनस्पति। तो जैसा कि आप यहाँ पर एक पर्वत को देख पा रहे हैं, पर्वत आप देख पा रहे हैं, पर्वत का जो गिरिपाद है इसके बिल्कुल निचला वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सदाबहार वन से लेकर
पर्णपाती वन, और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ वनस्पतियों के प्रकारों में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊंचाई पर ऊपर बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, तो तापमान में गिरावट आने की वजह से यहाँ पर वनस्पतियों के प्रकारों में भी भिन्नता दिखाई देती है। तो पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है और इन पेड़ों को संगधारी वृक्ष कहा जाता है। इन वनों के जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उनमें चीड़, पाइन और देवदार शामिल हैं। अब देखिए, इसके बाद आ जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो है ये खारे पानी में या फिर समुद्र के लवड़ी पानी में उगने वाले वन हैं और ये वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इन वनों का प्रमुख वृक्ष है और सुंदरी प्रजाति के वृक्ष के नाम पर ही जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। आगे यहाँ पर है कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वनों का काम क्या है, वनों का काम जो है वातावरण को साफ रखने में, और हमें पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो एक कह सकते हैं कि हमारे वातावरण में बैलेंस क्रिएट करने में, वातावरण को शुद्ध बनाने में वनों का एक अहम योगदान होता है। इसके अलावा जो वनों के पेड़ पौधे होते हैं इनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखती हैं जिससे कि मिट्टी का अपरदन रुकता है। अगर देखिए मिट्टी का अपरदन होता है तो क्या होता है, उससे तमाम तरह की आपदाएं आती हैं। जैसे मिट्टी के अपरदन होने से जो नदियां होती हैं उनकी तली में सिल्ट या गाद की मात्रा बढ़ जाती है और नदियों की तली में जब सिल्ट या गाद की मात्रा बढ़ जाती है तो नदी ओवरफ्लो होने लगती है। ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो पेड़ पौधे जो हैं इनकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं जिससे जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह हैं इनमें भी कमी आती है। इसके अलावा वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद, इस तरह के अन्य जो वन उत्पाद हैं वे भी प्राप्त होते हैं। वन जो है वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास भी होते हैं। भारत सरकार के द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव आयोजित किया जाता है ताकि वनों के संरक्षण को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता है, लोग वनों को बचाने के लिए प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। तो इसी वजह से हमारे यहाँ हर साल प्रतिवर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव बनाया जाता है। वन्य प्राणी यानी वाइल्ड लाइफ, जैसा कि आप लोग जानते हैं वनों में जो प्राणी हैं उनकी हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के यहाँ पे सरीसृप मतलब रेंगने वाले, उभयचर जो जल और थल दोनों पर रहते हों, पक्षी, स्तनधारी यानी बच्चे पैदा करने वाले, कीट और कृमियों का ये निवास स्थान होते हैं। वनों की अगर हम बात करें तो वनों में पाए जाने वाले जीवों में बाघ है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। गुजरात के जो गिर के वन हैं, गिर के जो जंगल हैं वहाँ पर एशियाई शेरों का निवास है। हाथी और एक सींग वाले जो गैंडे हैं ये असम के जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हाथी जो है केरल और कर्नाटक राज्य में या तमिलनाडु राज्य में भी पाए जाते हैं। ऊंट जो है भारत के रेगिस्तान रीजन में, थार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जबकि भारत में जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि जो जानवर हैं ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और अन्य जानवरों में हमारे यहाँ बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि ये भी हमारे देश में पाए जाते हैं। पक्षियों की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मोर हमारा जो है राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा अन्य पक्षियों में भारत में तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बतख इत्यादि पक्षी पाए जाते हैं। हम लोगों ने पक्षियों को संरक्षित करने के लिए, पक्षियों को जो है आकेटकों से बचाने के लिए हमने राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार ने विकसित किए हैं। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी यहाँ पर विकसित किए हैं जिनमें शिकार वगैरह पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। इसके अलावा भारत में जो रेंगने वाले जीव हैं यानी सांप वगैरह हैं उनकी भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत में सांपों की कुछ प्रजातियों में कोबरा और कैरत ये प्रमुख हैं, यानी कोबरा और कैरत जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सांप हैं। वन्यजीवों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए परियोजनाएं चलाई, जैसे बाघ परियोजना जो है 1973 में चलाई गई थी। इसके अलावा हाथी परियोजना 1992 में स्टार्ट की गई थी। इनका उद्देश्य यही था कि बाघों की जो आबादी उसमें सुधार आए, हाथियों की आबादी में सुधार आए। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग जो है वन्यजीवों को, उनके आवासों को नष्ट ना करें। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह मनाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए हमारे यहाँ वन महोत्सव जो है जुलाई के पहले सप्ताह मनाया जाता है और जो वन्यजीव सप्ताह है ये अक्टूबर के पहले सप्ताह मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है और इस अध्याय के साथ हमारी जो क्लास 6 की ज्योग्राफी वाली किताब है ये भी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, आप लोगों से मैं एक गुजारिश करता हूं कि अब आप लोग इस वीडियो से संबंधित जो नोट्स हैं उन नोट्स को जाकर टेलीग्राम से परचेज कर सकते हैं और इन नोट्स के साथ आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो आपको दोहरा लाभ होगा।
यानी अगर आप इनके नोट्स के साथ साथ इसके अभ्यास प्रश्नों को भी लगाएंगे तो आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगी, हमेशा के लिए आप उनको याद रख पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।